हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। तो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ऑपरेटर्स, क्वेश्चंस आते हैं। तो दो तरीका से इसे मैं लेकर चलूंगा। एक तो यह है कि इसके कंसेप्ट बताता हूं, कैसे ऑपरेटर्स की हमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इन्हें हम अप्लाई करते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पेपर में आते रहते हैं उनके सॉफ्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि उन प्रॉब्लमों को बिगर पेन लगाई कैसे सॉल्व करें। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स है उसमें हम देखेंगे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली हमारे जो सॉल्व हो जाते हैं वो बिगर पेन लगाए ही हो जाते हैं। और अगर हमें पेन भी लगाना पड़ता तो कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है ऑपरेटर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हुए सब क्वेश्चन बताऊंगा। नेट में क्या क्वेश्चन आए हैं, स्पैगेट में क्या आए हैं, और कंपटीशंस में फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है और जल्दी ही कवर होने वाला टॉपिक है, जिसे हम जल्दी एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा बहुत बच गया तो फिर आगे एक लेक्चर में और ले लेंगे। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है कि हम किसी वेव फंक्शन पे जब हम वेव फंक्शन लें और कोई ऑपरेटर उस पर ऑपरेट करते हैं तो कैसे हम ऑपरेटर से आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जिसे मैं कहूँगा वो है ये प्रॉपर्टी कि जब हम कोई ऑपरेटर लेकर चलते हैं, ऑपरेटर पी ऑपरेट करा दें वेव फंक्शन पर साई, तो वो हमारी लैम्डा इंटू साई के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। तो लैम्डा जो होती है वो हमारी कहलाती है आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू पी। तो यहाँ पे पी क्या है, ऑपरेटर है, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, आइगन वैल्यू। इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो व्हेन ए ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन द वेव फंक्शन देन वी गेट ए पैरामीटर लैम्डा और वेव फंक्शन एज सच रिपीट हो। कई बार क्या होता है, दूसरी जो पॉसिबिलिटी जो होती है, लैम्डा को हम बोल रहे होते हैं आइगन वैल्यू। इस पर एक सिंपल कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। और कुछ ऐसी भी केस होते हैं कि जब हम ऑपरेटर पी ऑपरेट कराते हैं वेव फंक्शन पे, तो ऑपरेटर के ऑपरेट करने के बाद वेव फंक्शन शेप जो है वो चेंज कर जाता है, वेव फंक्शन ही चेंज हो जाता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन इज व्हेन ए ऑपरेटर पी इज ऑपरेटेड ऑन द वेव फंक्शन आफ्टर ऑपरेटिंग द जो ऑपरेटर्स और वेव फंक्शन के ऊपर जैसे ऑपरेट किया तो वेव फंक्शन लौट भी आए वापस और उसके साथ कुछ और पैरामीटर साथ अटैच आ जाए। जो वेव फंक्शन लौटने से पहले कोई भी चीज जो आएगी उसको हम उसकी आइगन वैल्यू कहते हैं। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर वेव फंक्शन हम लें साई और उसके ऊपर ऑपरेटर पी लें तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वेव फंक्शन जो है अपनी शेप ही बदल ले। इसमें हम आइगन वैल्यू नहीं निकाल पाते। एक एक दो क्वेश्चन में दोनों तीनों पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। इस पे क्वेश्चंस क्या आए हैं मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूं और दोनों पे एक एक दो प्रॉब्लम बताता हूं। क्या क्या क्वेश्चंस इस पर आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर आता है जिसे मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा वेव फंक्शन साई हम ले, जैसे वेव फंक्शन ले लिया हमने साई इजकल टू ई की पावर 2x, और हमसे कह दिया कि ऑपरेटर पी की जो वैल्यू है वो ऑपरेटर पी की जो वैल्यू है वो है हमारी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हेयर ऑपरेटर पी क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, और वेव फंक्शन साई की वैल्यू ई की पावर 2x है। तो जब हम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करा देंगे तो देखें वेव फंक्शन लौटता है या नहीं लौटता। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे जाएं तो यहाँ पे जब आइगन वैल्यू पूछता है तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले लें, और इसको ऑपरेटर पी हो गया ये ई की पावर 2x पर जब हम इसे ऑपरेट कराएंगे तो डी ओवर डी एक्स ले लें पहले, वो हमारा 2e की पावर 2x आ जाएगा। और अगर हम दो बार करा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 4e की पावर 2x होगा। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन काफी आते हैं। अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन ऑपरेटर पर आता तो यही आता है कि वेव फंक्शन देता है हमें और ऑपरेटर बताता है और क्या पूछता है, आइगन वैल्यू हमसे पूछ लेता है। तो हम क्या करें, ऑपरेटर पी को ऑपरेट करा दें और पी को ऑपरेट करा के वेव फंक्शन पर देखें वेव फंक्शन लौटे आना चाहिए। अगर लौटे आता है तो आइगन वैल्यू हम निकाल पाते हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही केवल पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि साई की वैल्यू किसी और फॉर्म में दे दे और फिर उसके बाद में क्या कहता है, वैल्यू पूछ लेता है। जैसे हमसे कहता है कि वेव फंक्शन दे रखा है साई इजकल टू ए ई की पावर आई के एक्स, ये कहा, और ऑपरेटर पी की वैल्यू उसने कहा कि जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू है माइनस आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। कहता है इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर पी दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आपको केवल ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, सेम जो यहाँ पे अप्लाई किया था ये इस पे अप्लाई कर दो। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ऑपरेट करा देंगे माइनस
यहाँ पे फिर से उसी पे जाएं, पी साई इजकल टू लैम्डा साई। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, पी की वैल्यू को रखते हैं माइनस आई एच का डेल ओवर डेल एक्स, और साई की वैल्यू को रख दें ए ई की पावर आई के एक्स। ऑपरेट करा दें बच्चों, तो माइनस आई एच कट तो ये एच आ गया, और डेल ओवर डेल एक्स करोगे, ए हमारा ये कांस्टेंट है, और डेल ओवर डेल एक्स करोगे ई की पावर आई के एक्स का, तो कितना आ जाएगा, आई के साई आ जाएगा, आई के ई की पावर आई के एक्स, और ए ई की पावर आई के एक्स को ले लो साई, तो क्या आ गया यहां से माइनस आई एच कट और आई के और साई, और माइनस आई और प्लस आई मल्टीप्लाई होकर हो गए माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर हो गया प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारी सिंपली आ गई एच कट के साई। तो यहां पे लैम्डा आइगन वैल्यू कितनी आ गई के। तो जो मोमेंटम पी होता है उसकी आइगन वैल्यू जो होती है वो वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए उसकी आइगन वैल्यू एच कट के होती है। और ये कहां पे जाके बदल जाएगा पता है फॉर्मूला, ये एच कट को हम यूज करते हैं एच अपॉन 2 पाई, के को करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये वैल्यू एच अपॉन लैम्डा में बदल गई। चलिए कहां से थे और कहां पहुंच गए, कहां पहुंचे, P बराबर एच अपॉन लैम्डा पे पहुंच गए। क्यों जी, यहां पे जो आइगन वैल्यू है मोमेंटम ऑपरेटर की वो एच कट के होती है। सीख गई बात। तो यहां हम ऑपरेटर P को लेकर चले थे और ये मोमेंटम ऑपरेटर था, दिस इज मोमेंटम ऑपरेटर। इसी तरीका से देखो, अगर हमारा साई हमारा इस फॉर्म में आ जाता है ए ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड, इस फॉर्म में भी तो दे देता है कई बार। तो ये के डॉट आर ले लोगे इसे, के डॉट आर, के को ले लोगे के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, और डेल्टा जो ऑपरेटर होता है मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है ना, डेल्टा का जो मतलब होता है वो होता है हमारा डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। तो P जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है 3D में उसे अब लिखते हैं माइनस आई एस का डेल्टा। अगर यहां से हम आइगन वैल्यू को निकालने जाएंगे तो यहां पर जो एनर्जी हमारी कैलकुलेट होगी, अगर V 0 है, देखो ये हमने किसकी इक्वेशन ली थी, अगर ध्यान दे रहे हो, ये हमारी जो इक्वेशन थी, ये हमारा जो वेव फंक्शन ले रखा ना वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए लिया है हमने, और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में पोटेंशियल जो है वो 0 होता है, फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के साथ वेव फंक्शन अटैच है ये, जिस पर कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी की वैल्यू को जब हम लेकर चलेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m, और P की वैल्यू यहाँ से रख दोगे तो ये माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m में हो जाएगा, और एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ सेम होगी। मैं इस पे प्रॉब्लम नहीं करा रहा, अभी इस पे करा रहा हूं। देखो मैंने कुछ और कंसेप्ट तैयार कर लिया है। जैसा हमसे कहता है कि वेव फंक्शंस जो है पार्टिकल इन बॉक्स में, देखो इसको मैं कहूंगा क्वेश्चनों को अगर मैं लेकर चलूं तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी, ये प्रॉब्लम नंबर 2 थी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए, ये प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए तैयारी थी। इसमें हम जब V 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू निकाल रहे थे। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देते हैं या कहीं देते हैं तो पूछता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू बताइए, आपको केवल इतना ही मार्क करना है, और इसमें माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं रखना है। पी ऑपरेटर की केवल वैल्यू याद रखना, माइनस आई एस का डेल्टा, इसका स्क्वायर कर देना, बाई 2m से डिवाइड कर देना। ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, देखो एक चीज मैं आपको सदा कहूंगा, एज ए फिजिसिस्ट में क्या महसूस करता हूं कि जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्राइव कर लो तो उसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ो, एक एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन जरूर करके रखो, क्योंकि आपको उससे ये पता चलता है कि इसका फायदा क्या लेते हैं। आपको पता है कि ये हमारी 3rd प्रॉब्लम थी। 4th प्रॉब्लम में देखो हमने क्या किया, वेव फंक्शन ले लिया पार्टिकल इन ए बॉक्स का, कितना था √2 अपॉन L sin n पाई x अपॉन L।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मूलभूत फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सोते जगते रात दिन सुबह शाम जब भी जरूरत हो तो आप गलत नहीं लिख सकते। जैसे आप पार्टिकल बॉक्स का वेव फंक्शन हुआ, एनर्जी आइगन वैल्यू हुई। एक चीजें सदा याद रखना, किसी भी सिस्टम का दो चीजें सदा याद रखना, कभी मत भूलो, एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन। ये आपको ऐसा याद रहने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। आपको ये ना जरूरत हो सर रिवाइज नहीं है, रिवीजन की जरूरत ही ना हो, मीन्स आप इतनी बार लिख चुके हो, इतनी बार आप मेमोराइज कर चुके हो कि वो परमानेंट मेमोरी में चली जाए। आप ये नहीं कह सकते कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमें एनर्जी आइगन वैल्यू n+12 और ब्रैकेट में h का ओमेगा याद नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें याद नहीं, -13.6/n² होता है। आप भूल ही नहीं सकते इन चीज़ों को। अगर आप भूलते हैं ऐसी चीज़ों को, इसका मतलब है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स नहीं जानते। तो फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन की होते हैं। आप फंडामेंटल्स के बगैर सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि साई हमने लिया और ऑपरेटर से सॉल्व कर रहा हूं अब इस प्रॉब्लम को कैसे लूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी पास होगी, काइनेटिक एनर्जी साई की वैल्यू कैलकुलेट करने जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर से चल रहा हूं। काइनेटिक जब किसी, ध्यान देना मेरी बात पे, जब यहाँ पे इस क्वांटिटी के ऊपर ऐसे बना दूंगा इस तरीका का, समझो ऑपरेटर का सिंबल है ये ऑपरेटर सिंबल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हमारा कितना है, -h²/2m del² और वेव फंक्शन कितना, √2/L। ये वैल्यू हो गई। सॉल्व कर दो, दो बार डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, क्या आया, -h²/2m। जब इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले साइन का बनेगा कॉस, कॉस का फिर माइनस साइन, तो माइनस साइन आ जाएगा और इस n π/L का स्क्वायर आ जाएगा और पूरे का स्क्वायर के बाद साई भी तो आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी बच्चों, n² π² h², ये वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो गई, कितनी, ये मैंने किसकी हेल्प से की है सॉल्व, यस ऑपरेटर पढ़ा रहा हूं तो सब जगह ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं। देखो हर प्रॉब्लम में ऑपरेटर से ही सॉल्व करता जा रहा हूं। आएगी सेम, क्यों, काइनेटिक एनर्जी जो होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल एनर्जी होगी और V होता है पार्टिकल इन बॉक्स में 0 अंदर, तो एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएंगे V को 0 लेते ही वो सेम हो जाएंगे, V को 0 ले लेंगे यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी सेम रहेगी। और एक चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो हमारी होती है p²/2m। ये तो कितनी बार बताया है, 12th से आप पढ़ने लगते हो। इसकी वैल्यू हो गई n² π² h²/2mL²। तो p² की जो वैल्यू है यहाँ वो हमारी होगी n² π² और h²। तो ये एक्सपेक्टेशन p² का फॉर्मूला भी हो जाएगा यहां से। और p² ये है तो p की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक p पॉजिटिव जब x बराबर 0 से किधर को चले पार्टिकल, 0 से L की तरफ, लेफ्ट साइड में एक वॉल है, राइट में वॉल है, 0 से L की तरफ चलेगा पॉजिटिव मोमेंटम, उसकी वैल्यू n πh/L होगी और नेगेटिव की वैल्यू माइनस, क्योंकि p² का ध्यान दो, p² की वैल्यू ये है तो p की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। ठीक, तो यहां से p एवरेज जो है वो निकाल लो, p एवरेज भी निकल गया यहां से, p पॉजिटिव प्लस p नेगेटिव बाई 2 कितना, कहां से चले थे, ऑपरेटर आइगन वैल्यू से। पहले हमने क्या किया, यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, V 0 है तो एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकलने के बाद में
यहाँ से p²/2m निकल गया, p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल गई, p की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू निकल गई। चलिए ऑपरेटर सही थे, ऑपरेटर को एक्सपेक्ट कर दिया। और एक चीज मैं आपको पढ़ा ही रहा था, ध्यान करो कि अगर वेव फंक्शन में ये ले लेता हूं दिस वन, और इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर से चाहता हूं मोमेंटम की वैल्यू, तो साइन वेव फंक्शन मेरा कॉस में बदल जाएगा। याद आ रही है बात? क्या पढ़ाया था, भूले तो नहीं हो? बताओ मैं इसे रब कर दूं? हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा है इसे रब करने को, तो बताओ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें बहुत सारी फिजिक्स छिपी हुई है। इसको जिस समय पे सामने चीजें रहा करें, उन्हें बार बार देख के याद करने की भी कोशिश किया करो बोर्ड से। आधी बातें तो लिखते लिखते याद हो जाती हैं, और उन्हें ब्रेन में जाकर छाप दो। सोते जगते इतनी बार चीजें सामने से निकल जाए कि वो परमानेंट मेमोरी में घुस जाए। एक समय ऐसा होता है आंख अपने आप सही चीज को पकड़ लेती है। कई बार क्वेश्चन आपके इसलिए सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनमें ये लगता है कि हाँ ये कुछ देखा सा लग रहा है। उसे कहते हैं कि आपका त्रिनेत्र खुल गया। हाँ जी, रब कर रहा हूं अब मैं, मुझे उम्मीद है आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा। क्या कुछ वेव फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे कंडीशनल आइगन वैल्यू निकल सकती हैं उनमें? मैं यहां पे बता रहा था इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस। आप ये ना सोचें कि हमारे एप्लीकेशन खत्म हो गए, इसके एप्लीकेशन पोर्शन चलते रहेंगे। एक जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जैसे मैं कहूंगा, और उस पर मैं कुछ थोड़ी एरोमेटिक फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी XPX की वैल्यू। मैं कहूं कि अब तक के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। ये मैंने 3 बार ही लिखा है, लेकिन इसे मैं अगर 10 बार भी लिखूं तब भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी बनी रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा यूजफुल कुछ कंसेप्ट हो सकता है ऑपरेटर्स के लिए जो मैं बताने वाला हूं। हमारे पास XPX की हमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जाने कि अगर हमारे पास यहाँ पे पहले हम क्या लगा देते हैं, ऊपर इस तरीका का सिंबल लगा देते हैं। क्या बोलूं इसे? हाँ जी, ये ऑपरेटर सिंबल है। इसे बनाते ही समझो ये क्वांटिटी ऑपरेटर है। हमारे पास एक हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 ऑपरेटर हैं A और B, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका मतलब होता है AB माइनस B है। ये मतलब होता है इसका। क्या करें कि हम अगर AB की ऑपरेटर AB की आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं वेव फंक्शन साई के करस्पॉन्डिंग, तो इसको लिखेंगे ऑपरेटर AB साई माइनस B A साई, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, AB हमारे पास 2 ऑपरेटर हैं, इनका कम्यूटेटिव की आइगन वैल्यू चाहते हैं निकालनी, तो वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट करते हैं। यहां से इस प्रॉपर्टी को लगाएं और वेव फंक्शन साई को ऑपरेट करें। एक चीज सदा याद रखें कि जब हम इसको लिख लें पहले, फिर उसके बाद राइट में जाके वेव फंक्शन साई ऑपरेट करें। लेफ्ट में ऑपरेट करना अलग चीज होती है, राइट में ऑपरेट करना अलग चीज होती है, दोनों सेम नहीं होते। अब आगे की बात सुने कि अगर मैं A की जगह पे तो X ले लेता हूं और B की जगह पे मैं क्या लगा दूं, PX। X तो हो गई पोजीशन ऑपरेटर और PX हमारा हो गया मोमेंटम ऑपरेटर, और मोमेंटम का भी X कंपोनेंट। तो इसको मैं यहां पे बच्चों कैसे लेकर चलूंगा, साई हम ऑपरेट करा रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगा X PX साई माइनस PX X साई। क्या किया, A को तो मैंने X से रिप्लेस कर दिया और B को किससे रिप्लेस कर दिया, PX से। कोई दिक्कत हुई? PX की वैल्यू मुझे पता है। आप कहोगे सर कैसे पता है? बहुत बार बता चुका हूं तुम्हें, माइनस IH का डेल ओवर डेल एक्स
और साई पे ऑपरेट कराना है ये, माइनस px का मतलब माइनस आई एच कट टेन ओवर डेल एक्स, और क्या कर देना एक्स आई। कोई दिक्कत हुई बच्चों? तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस आई एच कट एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस आई एच कट, और इसको क्या लिख दो डेल ओवर डेल एक्स, एक्स आई को क्या लिखोगे, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दो साई हो गया, और अगला एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स, क्या बन गया? हाँ, दो अलग अलग, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज सच, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज सच। ऐसे ही तो करते हैं हम। नहीं आया क्या ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, इधर का पॉजिटिव आई एच का टैक्स डेल साई ओवर डेल एक्स, और इधर माइनस आई एच का टैक्स डेल साई ओवर डेल एक्स, दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा रह गया? तो क्या वैल्यू आ गई? एक्स पी एक्स की आइगन वैल्यू, इस कॉम्यूटेटिव वैल्यू जो आ गई वो हमारी आई एच कट आ गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे यहां बोलनी है, जो तुम्हें समझनी है। क्या महत्वपूर्ण बात है? ये क्वांटिटी जब यहां से इन दोनों क्वांटिटियों का कॉम्यूटेटर जीरो आएगा तो उनका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट सदा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन अगर हमारे यहां पे ये वैल्यू जीरो नहीं आती तो उनका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जो होगा वो प्लांक कांस्टेंट के ऑर्डर का होगा। समझो बात। अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो ये आपस में कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी नहीं कहलाती। यहां पे x और px जो हो गई वो हमारी कैनोनिकल कॉन्जुगेट हो गई, क्योंकि जीरो नहीं आया। कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर पता है किसको कहते हैं? इफ द मेजरमेंट ऑफ वन क्वांटिटी डिस्टर्ब्स द मेजरमेंट ऑफ अनदर क्वांटिटी। अगर हम एक क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो उसको अफेक्टेड करता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो हमारा क्वांटिटी है उन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी। x के साथ px और px का x कैनोनिकल कॉन्जुगेट होता है। मींस अगर हम x की सर्टेनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो px की अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। सिमिलर वे हमारा क्या कहेगा कि y py अगर हम लेकर चलें तो आपको करना जरूरत नहीं है सॉल्व, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। एक हमारा, मुझे फिजिक्स में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, एक सिमिलर वे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो लगातार प्रभावित करती है सिमिलर के अलावा, वो करती है सिमेट्री। दो ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। सिमेट्री हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करती है, और बाद में पता चला कि सिमेट्री है जो हर सिमेट्री एक कंजर्वेशन लॉ के करस्पॉन्डिंग होती है। एक लेक्चर दे रहा हूँ जहां बता रहा हूँ कि सिमेट्री ये है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों का क्विक सॉल्यूशन देती है। तो y पी वाई की वैल्यू आई एच कट, और सिमिलरली एक आपने निकाला, ये केवल ये अपना सिमिलर कर दिया आपने। साथ साथ एक बात भी याद रखें जो इंपॉर्टेंट है, x जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन का कोऑर्डिनेट है, और px भी हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का कोऑर्डिनेट है। मोशन तीन तरीका की होती है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ मोशंस। वन इज ट्रांसलेटरी, जब लाइन में चलती है कोई बॉडी, रोटेशन एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट रोटेट करती है, और तीसरी होती है वाइब्रेशनल, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट टू एंड फ्रो मोशन होती है। सब जानते होंगे। ये सब जो कहानी चल रही है वो ट्रांसलेटरी मोशन की कहानी है। लेकिन अगर हम सिमिलर वे में जाएं, सिमिलर तरीके से, तो आपका एक्स पी वाई
ये 0 होगा, x पी जेड वो 0 होगा, y पी एक्स 0 होगा, y पी वाई 0 होगा, या आई एच कट होगा, आई एच कट, y पी जेड 0 होगा, z पी एक्स 0 होगा, z पी वाई 0 होगा, और z पी जेड का कम्यूटेटर कितना होगा, आई एच कट। और एक हमारा रह गया था, कौन सा, 9 कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे, कितने बन गए, ये भी लिख दिया, ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए साथ में। x का कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी एक्स है, लेकिन x का कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी वाई नहीं है। मतलब क्या हुआ, x को सर्टेन करने पर पी एक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, x को सर्टेन करना चाहेंगे, पी वाई पी जेड अनअफेक्टेड रहेंगे उससे, ये मतलब है इसका। y के करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट पी वाई है, पी एक्स पी जेड नहीं है। कैनोनिकल कॉन्जुगेट में कम्यूटेटर प्रॉपर्टी कभी भी 0 नहीं देती। कम्यूटेटर प्रॉपर्टी सदा एक क्या देता है, फाइनाइट वैल्यू देता है। यहां तक पहुंचे, नहीं पहुंचे, इन रिजल्टों में कोई दिक्कत हुई, 3 चाहिए, एक देखो अब चले कहां से थे, चले केवल एक रिजल्ट किया आपने ड्राइव, देखो कौन सा, एक रिजल्ट यहां से एक ड्राइव किया है। कहोगे नहीं सर हमें तो सारे दिखा दो, करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे वाई पी वाई कर दो, यहाँ वाई पी वाई वाई, सिमिलर वे में चले जाना, एक्स की जगह पे कोऑर्डिनेट वाई होता चला जाएगा, कैंसिल होकर फिर यही बचा रह जाएगा, जेड में भी सिमिलर होगा। अगर आप एक्स पी वाई पे जाओगे, एक्स पी वाई, तो एक्स पी वाई में फिर कैसे बन के आएगा, ये दोनों टर्म, ये वाली टर्म आएगी नहीं वहां, और बाकी जो टर्म आएंगी वो कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा। बात समझ रहे हो? तो आप इन्हें, ऐसा नहीं है कि इन्हें निकाल के नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपसे कहा जाए इन फॉर्मूलों की फिजिक्स क्या है, तो मैं कहूंगा एक सिंपल सी फिजिक्स है, क्या, कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आती है वो 0 नहीं आती। अगर 2 क्वांटिटी कैनोनिकल कॉन्जुगेट हैं तो उनका कम्यूटेटर कभी भी 0 नहीं होगा, उसकी एक फाइनाइट आइगन वैल्यू होगी, और वो आइगन वैल्यू ये बताएगा कि उनका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? अनसर्टेनिटी का जो ऑर्डर है वो हमारा एच कट के ऑर्डर का है, वो हमें कहां से पता चल रहा है, वो देखो ये पता चल रहा है। और इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ, आपने x पहले मीजर किया, पी एक्स बाद में मीजर किया, या पी एक्स आपने पहले मीजर किया, x उसके बाद मीजर किया, फिर आपने इन दोनों का अंतर देखा, चेंज आया, वो चेंज आने से हमें क्या पता चला कि ये पैरामीटर्स एक दूसरे के ऊपर इनके मेजरमेंट असर डालते हैं। बात को समझ रहे हो? ये आपके पास एक ही मेथड आपने लगाया था, बाकी 9 के 9 रिजल्ट तुम्हारे साथ आ गए। आता है इसे क्वेश्चन इस टेबल से, लेकिन आगे जो मैं टेबल देने वाला हूं वो इससे भी बेहतरीन वाली टेबल होंगी, बेहतरीन। पेन नहीं लगाऊंगा, केवल कैलकुलेशन पोर्शन में आपको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, लेकिन आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा, लेकिन ट्रिक सीख लें कि आप कैसे बनाते हैं। एक आप केवल याद करें कि भाई x और px हमारा आई एच कट होता है, सिमिलर वे लगा दें y और z कोऑर्डिनेट के लिए, y पी वाई और z पी जेड, और बाकी में ये कह दें कि वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर्स नहीं होते, तो बाकी में जो होंगे x पी वाई ये सब हमारे x पी जेड ये सब 0 आ जाएंगे। उसी तरीका से y और z पे लगा दें, ये सब रिजल्ट आगे निकाल ले। इस तरीका से हम इन रिजल्टों को लेते हैं, फिर हमारी जो आगे फिजिक्स डेवलप होकर आती है इसमें, यहां तक समझ पाए? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, तब कर दूं। अब हमारे पास में क्या है कि ये क्वांटिटी, जैसे हम मेरे माइंड में अब क्या चल रहा है मैं तुम्हें बताऊं, मेरे में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारे में क्या चल रहा है, इसे पढ़ते समय मेरे में क्या चल रहा है। मैं चाहूंगा ये कि भाई एक्स पी एक्स पे मुझे पता चल गया, क्या मुझे एक्स पी एक्स पे पता चल गया कि कैनोनिकल कॉन्जुगेट पैरामीटर का जब मैं कम्यूटेटर कैलकुलेट कर रहा हूं तो आई एच कट आ रहा है।
लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा साथ साथ कि भाई x के साथ तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट px है, y के साथ हमारा py है, z के साथ हमारा कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्या है pz, एनर्जी के साथ कैनोनिकल कॉन्जुगेट टाइम है, और l के साथ थीटा या फाई कोई सा कह दो। ये हमारे पास, इसको l की जगह पर z लगा दो सफिक्स में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो अनसर्टेनिटी रहती है वो जेड में रहती है, एल एक्स और एल वाई तो बदलते हैं। अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग निकालने जाऊं वैल्यू, तो मैं पूछता हूं फिजिक्स से कि भाई मुझे इसका भी जवाब चाहिए, तो मैं कैसे निकालूं कि मैं कम्यूटेटर निकालना चाहता हूं एनर्जी का और टाइम का। मैंने आज तक देखा नहीं कई बुकों में, पर मेरे माइंड में खड़े खड़े आते रहते हैं क्वेश्चन। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मेरे माइंड में क्रिएशन चलता रहता है क्वेश्चंस का कि भाई हमने एक्स पी एक्स पे लगा लिया, वाई पी वाई पे लगा लिया, जेड पी जेड पे निकाल लिया, लेकिन कैनोनिकल कॉन्जुगेट तो और भी हैं, उन पे भी देखें क्या ये जो रिजल्ट है हमारे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जब हम इसको लेकर चलेंगे तो इस पर वेव फंक्शन हम क्या ऑपरेट करा दें, साई ई टी साई माइनस टी साई। ये मत कहना टी क्या है ई क्या है, ई एनर्जी है टी टाइम है। एनर्जी का कैनोनिकल कॉन्जुगेट टाइम और टाइम का कैनोनिकल कॉन्जुगेट एनर्जी होती है। यहां पे ऑपरेटर के सिंबल लगा दें, वेरी गुड। एनर्जी ऑपरेटर हमें पता है, ये मत कहना कहां से आया सर, ये अधिकार तुम्हारे छीन लिए गए हैं। एनर्जी ऑपरेटर होता है आई एच का डेल ओवर डेल टी, टाइम ऑपरेटर में पुट कर दे, क्या वैल्यू आ गई, आई एच कट डेल ओवर डेल टी टी साई माइनस टी, और ई की वैल्यू कितनी, सॉल्व करें और मुझे बताएं। ये मैं सुनना चाहता हूं, आई एच कट साई। देखो बच्चों, आया नहीं आया, नहीं आया, तो यहां से क्या सीख रहे हो, यहां से देखो ये खुद पता चल रहा होगा तुम्हें कि ई टी की जो कम्यूटेटिव वैल्यू है वो आई एच कट है, जीरो नहीं आई। हाँ जी, सीखे, इससे चला था, अब इस पर सोच रहा हूं, अब इस पर सोचूंगा, और फिर क्या पता चलेगा, हमें खुद ही ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में छिपा हुआ है। हाँ जी, क्या करें, एल जेड और साई लेकर चलें वेव फंक्शन, और किस पर ऑपरेट करा दें, ये तो एंगल हो गया, और ये एल जेड हमारा जेड कंपोनेंट हो गया। तो इसको जब हम लेकर चलेंगे तो क्या लिखेंगे, एल जेड माइनस, ये तो लिखोगे, कम्यूटेटिव से खोल दो, ए बी बराबर ए बी माइनस बी ए, और वेव फंक्शन क्या साई ऑपरेट करा दो। एल जेड की वैल्यू कितनी पढ़ाई थी तुम्हें, ये रख दो, इस पर पुट करो और मुझे दिखाओ कि ये वैल्यू हमारी आई एच कट वेव फंक्शन साई के इक्वल है। जब मेरा 1 घंटा हो जाए तो मुझे बता देना, हमारी कोई भी वीडियो में ये चाहता हूं 1 घंटे से ऊपर की ना हो। सुदर्शन कितना टाइम दिखा रहा है, हाँ तो अभी तो लंबा समय है। नहीं निकाल पाए,
जल्दी से सॉल्व करो। अभी हमारे 5 रिजल्ट बन जाएंगे। एक रिजल्ट हमारा एक्स पी एक्स बराबर आई एच कट वाई पी वाई बराबर आई एच कट और जेड पी जेड बराबर आई एच कट और एनर्जी टाइम ऑपरेटर का कम्यूटेटर आई एच कट। कितना आ रहा बच्चों, यही नहीं आ रहा क्या? माइनस आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। यही तो आ रहा होगा आंसर। हाँ, तो ये हमारा ये इस तरीका से ले सकते हो, इसे ऐसे ले लो, इसे चेक कर लेना एक बार, गलती ना हो बस। बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिजल्ट, कोई गलत ना हो। चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो चेक करके बता दो। नहीं, ये मुझे लग रहा है इसमें नहीं मिलेगा ये वाला ना। ये तो मैंने अपने पास से कराए, सब बुकों में नहीं मिलेंगे ये दोनों। ये दोनों नहीं मिलेंगे, ये तो मिल जाएंगे। रब कर दूं? सब नोट डाउन हो चुका है? अब हमारे और हम महत्वपूर्ण रिजल्ट्स क्या हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास देखो यहां से चलने के लिए 2 रास्ते हैं, जहां पे हम सोचेंगे कि भाई हमारे 2 रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं क्वेश्चंस पे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक तो हम इस पे जा सकते हैं कि क्या किसी वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू सदा निकल जाती है या ऑलवेज नहीं निकलती। जैसे क्वेश्चंस हम उठाएं, आया हो क्वेश्चन है कंपटीशंस की दुनिया का, कि एक ऑपरेटर पी दिया क्वेश्चंस के अंदर। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहूंगा। ऑपरेटर पी दिया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये दे दिया। और वेव फंक्शन साई दिया ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। क्या दिया गया? एक ऑपरेटर पी है जिसकी वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। वेव फंक्शन क्या दे रखा था, कैपिटल ए ई की पावर माइनस स्मॉल ए एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए यहां से, ये चाहिए कि इस ऑपरेटर को किस पे ऑपरेट कर दो, साई पे। ये पी हो गया ऑपरेटर, इसको ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट करो और मुझे बताओ क्या आया। पहले क्या करोगे, पहले करोगे डी ओवर डी एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, माइनस 2ax ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा। यही तो आएगा। मैंने डी ओवर डी एक्स और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके यहां लिख दिया डिफरेंशिएशन सीधा, और अगली टर्म क्या आ गई, माइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार असिस्टेंट प्रोफेसर्स में भी लगातार आता है, स्लेटों में देखा है मैंने इस क्वेश्चन को आते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और बी एक्स स्क्वायर ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये आ गया। निकाल पाए बच्चों? अब फिर से एक बार इसे डिफरेंशिएशन कर दो, क्या कहते हुए, टी ओवर डी एक्स और इसे लिख दो माइनस 2a x और वे फंक्शन साई। बताओ ए की, प्रोडक्ट रूल बाद में लगा दूंगा, बाद में लगा दूंगा। माइनस बी एक्स स्क्वायर ए की पावर
माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल, माइनस 2a एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस साई माइनस बी एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब लगा दो प्रोडक्ट रूल, क्या आ गया यहां पे लगाने के बाद, माइनस 2a एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस 2a साई माइनस बी एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू फिर से रख दो, क्या थी इसकी वैल्यू बताओ, ये नहीं थी, तो यहां से वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2a एक्स माइनस 2a एक्स आई, ये वैल्यू रख दी, ये डेल साई ओवर डेल एक्स की वैल्यू थी। और क्या बचा रह गया बच्चों, माइनस 2a साई माइनस बी एक्स स्क्वायर साई। नहीं पहुंच पाए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साई माइनस 2a साई बी एक्स स्क्वायर साई। अब क्या करो, इसे ऐसे लिख दो, 4a स्क्वायर माइनस बी, इन दोनों में से कॉमन ले लो, ये चाहिए था मुझे, निकाल लिया। कुछ नहीं, मैथ है केवल, कुछ फिजिक्स नहीं है इसके अंदर। अब जो मुझे बात समझानी है उसको सुनना है बस थोड़ी देर, केवल 2-3 मिनट में बोलूंगा इस पर, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली कंडीशनल आइगन वैल्यू निकाल सकते हो आप इसमें। ये बेसिकली कैसा एग्जाम्पल है, कंडीशनल आइगन वैल्यू कहते हैं इसे। समझो कंडीशनल आइगन वैल्यू कैसे, कि फिजिक्स ये कहती है कि आइगन वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं कि पी साई की वैल्यू लैम्डा साई के इक्वल हो, तभी इस ऑपरेटर पी की आइगन वैल्यू लैम्डा होगी करस्पॉन्डिंग टू वेव फंक्शन साई। ये मतलब है इसका। यहां पे अगर मैं बी को 4a स्क्वायर लगा दूं, इफ बी बराबर 4a स्क्वायर, तो मेरा जो रिजल्ट है वो पता किस में कन्वर्ट हो जाए, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये तो ऑपरेटर था, साई इजकल टू माइनस 2a साई बन जाएगा। ये हमारा ऑपरेटर पी है, ये वेव फंक्शन साई है, इजकल टू लैम्डा साई होता है। वेव फंक्शन साई के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर पी की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ये कितनी हो गई आइगन वैल्यू, माइनस 2a। लेकिन कब निकाल पाए, जब b की वैल्यू 4a स्क्वायर हुई तभी निकाल सकते हो। इसको क्या, इसलिए क्या कह रहे हैं, कंडीशनल आइगन वैल्यू, सदा नहीं निकलेगी। आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछता है, कहता है कि इसमें आइगन वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे, जब b की वैल्यू क्या हो। आंसर लगाओगे b बराबर हो 4a स्क्वायर। फिर कहता है b की वैल्यू के साथ साथ पूछता है आइगन वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आंसर मार्क करोगे माइनस 2a। दो क्वेश्चन ये अलग अलग हो गए। पहले क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे, ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू सिंपली निकाल रहे थे, वहां पे निकल रही थी। यहां पे क्या नहीं है, यहां पे सदा आइगन वैल्यू नहीं निकल पाई। कब निकल पाई, जब b की वैल्यू 4a स्क्वायर हुई तभी निकल पाई, नहीं तो नहीं निकल पाई। इसलिए इसको हम कह रहे होते हैं कंडीशनल आइगन वैल्यू, क्योंकि कंडीशन लगाओगे तो निकलेगा, नहीं तो नहीं। आया हो क्वेश्चन है कंडीशंस का, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, कि हम क्या कभी हर बार भी फंक्शन की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो कब नहीं निकाल सकते। पहुंचे बच्चों यहां तक,
हाँ ऐसे बहुत है, ऐसे तो मैं लाइन लगा के बता दूंगा जिनके निकलेंगे ही नहीं। लो वो कह रहा सर ऐसे भी वेव फंक्शन बता दो जिसकी आइगन वैल्यू ना निकले, बहुत है ऐसे तो भरमार है। कहने पता चला एक समय पर, पता क्या कहेगा सर निकालना ही बहुत मुश्किल है आइगन वैल्यू। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं, इतने सारे बताऊंगा तुम खुद ही ये कहने शुरू कर दो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकी निकले ही नहीं। देखो लाइन लगाता हूं तुम्हें, साई इजकल टू ए साइन के एक्स, ऑपरेटर पी ले लो डी ओवर डी एक्स, ऑपरेटर ले लो d3 अपॉन डी एक्स क्यूब, ऑपरेटर ले लो d5 अपॉन डी एक्स 5। अब निकाल लो इन ऑटो पे, कोई से पे भी निकाल लो। क्या करोगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालने चले तो डी ओवर डी एक्स करोगे किसका, ए साइन के एक्स का। क्या आ गया, अब निकाल लो, कहां से निकालोगे, वेव फंक्शन बदल गया, साइन का कॉस बन गया। अब तुम कहोगे सर एक बनाओगे, मैं कहूंगा कितने बनाऊं मैं, इसकी निकाल लो चलो। ऑड में कि एक में भी नहीं निकलेगी। कौन से, नहीं हर्मिशन ऑपरेटर तो मेरा टॉपिक ही नहीं है अभी तो हर्मिशन ऑपरेटर पर तो मैं एक लंबी चौड़ी कहानी बोलने वाला हूं। हर्मिशन ऐसे पीछा छोड़ रहा है, हर्मिशन तो बहुत काम की चीज है। हाँ अभी तो तुम ऑपरेटर की बिगिनिंग कर रहे हो। तुम ये सोच रहे होगे जब सर ने कहा ना आज एक लेक्चर में काम खत्म करे दे रहा हूं, तो बहुतों के मन में आया होगा बस ऑपरेटर तो हो गया। क्यों जी, मुझे तो एंटर करने के बाद पता चला कि अब तो ये खत्म ही ना हो रहा। हाइड्रोजन एटम में हमारी 6-7 वीडियो हो गई, और पता है थोड़े दिन बाद दुनिया नीचे कमेंट करेगी वीडियो के, सर कुछ ज्यादा ही वाइड है, कैसे समझे इतना कैसे देखें, इतना कैसे पढ़ें। दुनिया हर तरीका से दुखी है। कम पढ़ा दो तो यूं दुखी कि सर ने तो बहुत कम कराया, और ज्यादा करा दो तो दुखी कि इतना पढ़े कैसे, ना पढ़ो तो दुखी। क्या दे, वो कहते हैं ना कि जिसकी शादी हो जाती है वो हर आदमी जो कहता होता है कि शादी मत करना कुछ कर लेना, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी करने वाले करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भैया मरना तो है ही, तो क्या करो लड्डू खा के ही मरो। क्यों दे, कहते हैं ना शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है नहीं ऐसा ही। चलो जी, तुम्हें थोड़ी देर हंसा दिया, तुम फिर भी ना हंसे। मैं तो सोच रहा था तुम हंसोगे, तुम हंसे ही नहीं, क्योंकि तुम भी फिजिक्स में लग रहा डूब के देखो। अब हमारा पता चेला क्या कह रहा है, एक चेला ने एक ऐसी बात कह दी कि सर सबके निकल जाएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, तुम को ना 10,000 लिख दो वे फंक्शन ऐसे जिनके ना निकलेंगे, तुम्हें 10,000 लिख दूं, तुम्हें बाद में ये पता चलेगा निकले ही सिलेक्टेड के वे फंक्शन ले लिया तुमने a10x ले लिया, ऑपरेटर लगा दो उस पर कोई सा भी, डी ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सब पे क्या होगा, जैसे डी ओवर डी एक्स 10x करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स में बदल गया सेप। अब निकाल लो आइगन वैल्यू, कहां से निकालोगे, उसका मतलब यह है कि जब ऑपरेटर जो ऑपरेट होता है, जो ऑपरेटर जिससे हम आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो उस वेव फंक्शन की शेप को बदल रहा है बार बार, उस वेव फंक्शन को वापस नहीं आने दे रहा, उस शेप में नहीं ला रहा। हाँ जैसे उस शेप में ले आएगा उसके बाद निकल जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन में ऑपरेटर पी की वैल्यू निकाल दे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले लो, निकाल देगा। फायदा इससे ये होगा कि जब हम इस ऑपरेटर को लेंगे ना, इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करेंगे, तो ये बाद में पता चला काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी है। तुम सीखे ही नहीं बात भाई, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर तुमने निकाल लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल ली। क्या इनके एप्लीकेशन सबके हैं कि ये मैं सोचना है नहीं, क्या वैल्यू आ गई, माइनस के स्क्वायर साई आ गई, चुप गए क्या, कितनी वैल्यू आ गई, आइगन वैल्यू माइनस के स्क्वायर है। और अगर इसमें माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर दूं मैं दोनों तरफ, क्यों जी,
क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये पार्टिकल ने बॉक्स में पहुंचा देगा हमें, के की जगह पे n π/l रखो, पहुंच गए। तो फायदे इनके क्यों ना? फायदे तो सीधे ही है। जहां हमें वेव फंक्शन पता होता है और ऑपरेटर की वैल्यू पता होती है, उसकी आइगन वैल्यू सीधी कैलकुलेट करके सिस्टम का पूरा एनालिसिस हो जाता है, ये फायदा है। और जहां नहीं निकलता उसमें ये कह देते हैं कि हर बार आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती। जहां पे आइगन वैल्यू सपोज किया, इन केस, ध्यान दो मेरी बात है, देखो ये सवाल बहुत अच्छा पूछता है। सवाल पूछने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि तुम सोचो इस बात पे। तुमने सपोज किया कहीं सॉल्यूशन 10 के x ले लिया, इन केस कहीं सॉल्यूशन ले लिया तुमने, a 10 के x सॉल्यूशन है। पार्टिकल हम कह रहे हैं कि ये नहीं है, क्या है? a 10 के x है। और हम पार्टिकल इन बॉक्स के लिए कहने लगे हमारा ये वेव फंक्शन है। तो तुम्हें पता चला कि जब a 10 के x का d²/dx² करोगे तो पहले ही बार में वो sec² x बन गया 10 का, फिर sec² का डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां आइगन वैल्यू निकलेगी नहीं। जब आइगन वैल्यू नहीं निकलेगी इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं पता तुम्हें, और जब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी की पता नहीं है, v वहां 0 है, इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी पता नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि एनर्जी पता ना हो, इसका मतलब वेव फंक्शन वैलिड नहीं है। और क्या, वो तो देखो तुम्हें पता है जो भी चीज तुम्हें पढ़ाई जाती है, एक चीज मैं तुम्हें पहले बता दूं, तुम्हें ऐसा महसूस होता है हमारे काम का नहीं है। कुछ भी तुम्हें ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जाती जो काम का नहीं होता, सब काम का ही पढ़ाया जाता है। उसकी यूटिलिटी बाद में पता चलती है। जब बच्चे को छोटी सी क्लास में पीटा जाता है टेबल याद कर, जब उसको कहा जाता है 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग याद कर, तो उसको उस समय पे ये नहीं पता चल रहा होता कि इसका कुछ फायदा उठाएगा। लेकिन जब वो जिंदगी में आगे जाता है तो उसे वो पिटाई याद आती है। जब उसे 13 की टेबल की कहीं जरूरत पड़ती है, वो 13 7 जा 13 9 जा लगाता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि कभी इसके ऊपर तेरे में तो चांटे भी लगे थे, पिटा भी था, लेकिन आज याद तो, आज काम तो आ रहा है। उस टीचर के लिए जिसने पीटा था उससे का और सम्मान बढ़ जाता है। कम समझे मेरी बात? जो भी तुम पढ़ रहे हो तुम्हें खुद ही ये पता चल जाएगा कि ऑपरेटर तो इतनी वंडरफुल चीज है कि ऑपरेटर से आइगन वैल्यू निकालने के बाद पूरा सिस्टम एनालिसिस हो जाता है और सबसे शॉर्टकट में हो जाता है। जहां नहीं निकल पाती और निकलनी चाहिए वहां पे ये पता चल जाता है कि वेव फंक्शन वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। वो तो यही सब चीजें तो सीखने को मिलती हैं, यही सीखने को मिलती है। नहीं, बेसिकली क्या होता है, नहीं एक चीज से नहीं बताते, लेकिन मैं दूसरी बात बता दूं। तुम्हें पता है कि भाई पार्टिकल इन ए बॉक्स की एनर्जी आइगन वैल्यू तुम्हें पता है श्रोडिंगर इक्वेशन से इतनी होती है। अब तुम्हें ऑपरेटर से कहा कि भाई वेव फंक्शन ये ले हम और इससे हम देख रहे हैं, तो अगर तुम्हें वो पहले से ही पता है, तुम्हारे जो वेव फंक्शन तुमने लिया उससे नहीं आ रही वो वैल्यू, तो वो इनवैलिड अपने आप हो गया। जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकलनी चाहिए जिस चीज की, अगर वो वेव फंक्शन से नहीं निकल रही तब भी वो इनवैलिड वेव फंक्शन है। अंत में कंक्लूजन वही होगा कि इनवैलिड इसलिए हो रहा है कि ये जो सर्टेन कंडीशंस वेव फंक्शन की हैं उनको उस पर्टिकुलर रीजन में ओबे नहीं कर रहा। कंक्लूजन लास्ट में वही निकल के आएगा, लेकिन हम पर शॉर्टकट एक मेथड तो आ जाता है ना। किससे? हाँ, पता क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूं। नहीं, लेकिन पता है क्या है, वो एक अलग चीज है, वो पता हमें नहीं करनी चल रही, ये 100 के, ये तो हमारा शॉर्टकट फायदा हो गया, हमें फायदा हो गया। लेकिन वो क्यों नहीं बन रहा, दो बात है, फिजिक्स पे जाओगे फिर तो तुम्हें फिर यहाँ ये पता चलेगा इसलिए नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं उस रीजन के अंदर वो ओबे नहीं कर रहा। मीन्स सिंगल वैल्यूड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, x बराबर 0 x बराबर l पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। अंत में कंक्लूजन में पहुंचेगा, शॉर्टकट रास्ता जरूर दे देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फायदे तो होते हैं, ऐसा नहीं है फायदे नहीं होते, फायदे होते हैं। वो तो ऑपरेटर्स हमें पता ही होते हैं, हमें मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पता ही होती है कि -IH का J/L(x) होती है 1D में। हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता ही होती है, ऑपरेटर की वैल्यू -H का T²/2m(del²) होती है, वो तो हमें पता ही होते हैं। वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद वो उसे आइगन वैल्यू देनी चाहिए थी और नहीं दे रहा, वो इनवैलिड वेव फंक्शन होगा। देखो तुमने अगर यहां ध्यान दिया हो, मैंने यहां से वेव फंक्शन तो ये लिया था
और यहां से काइनेटिक एनर्जी वेव फंक्शन ये लेके, और जैसे ही एनर्जी ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेट किया तो वहीं पर पहुंच गया मैं पार्टिकल इन बॉक्स के केस में। अगर मैं नहीं पहुंचता तो इसका मतलब है कि एनर्जी आइगन वैल्यू से वो नहीं दे रहा जो आनी चाहिए थी, तो इनवैलिड वेव फंक्शन हो गया। बेसिकली क्या होता है, तुम्हें अगर याद हो, मैं यहां नहीं डिस्कस करना चाह रहा उस चीज को, कि साइन के एक्स हमें बेसिकली जो लगता है वो ये लगता है कि ये बेसिकली एक वेव है। साइन के एक्स सॉल्यूशन एक वेव नहीं होती, ये दो वेव का सुपरपोजिशन होता है। याद आ रहा है? सब भूल जाते हो तुम। हे भगवान मेरे राम, मेरा क्या होगा? ए साइन के एक्स, और साइन के एक्स को मैंने ब्रेक किया था किसमें? नहीं बना? इसे मैं बी ई की पावर आई के एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस आई के एक्स लिख दिया मैंने। इस सॉल्यूशन से मैं यहां पहुंच सकता हूं, वापस पहुंच जाऊंगा ऐसे। तो ये तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जब है, जब वो पॉजिटिव दिशा में चला, इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम की आइगन वैल्यू आएगी वो एच कट के आएगी, और जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगी वो माइनस एच कट के आएगी। यस, ये तो x बराबर 0 से l की तरफ जब चलेगा तब है, जब x बराबर l से टकराने के बाद वॉल से वापस होगा तब ये है। एवरेज इनका 0 हो गया। समझाया था ये मैंने तुम्हें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। कराया था, लेक्चर देखना मेरा। सीख गए बात? इस तरीका से निकलता है। अब हम अगर ये कहने लगे कि ये तुम्हारा बी की पावर आई के एक्स की मोमेंटम आइगन वैल्यू निकालो, तो हमारा आराम से निकल गया, एच कट के आ जाएगी। अगर हमसे कहा जाए सी की पावर माइनस आई के एक्स की निकालो, तो ये माइनस एच कट के आ गई। लेकिन जब साइन से चले थे तब नहीं निकली थी, साइन की शेप कॉस में बदल गई थी। वो इसलिए हुआ कि हमने साइन जो केवल एक वेव मान ली, जबकि एक वेव है ही नहीं, तो दो का सुपर पोजिशन है, तो दो को अलग अलग लें, पॉजिटिव वाले को अलग। जब वेव x बराबर 0 से l की तरफ पार्टिकल चलेगा, जो वेव उसके साथ अटैच होगी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसका वेव फंक्शन इस फॉर्म में होगा, और जब लौट के आएगा तब ये होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सेक हाइपरबोलिक एक्स का जब हम लेके चलते हैं ना, तो सेक हाइपरबोलिक एक्स को 1/cos हाइपरबोलिक एक्स में बदलो। लेकिन कई बार क्या होगा कि वेव फंक्शन d/dx जब तुम ऑपरेट करोगे ना तो आइगन वैल्यू देगा नहीं। करके देख लेना, 1/, पे नहीं करेगा, पावर में सीधा कर लेगा। जैसे हमसे कहता है कि एक वेव फंक्शन साई बराबर a e की पावर kx प्लस b e की पावर माइनस kx है, ये कह दिया। अब इसमें कहता है इस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग d/dx की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसके करस्पॉन्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग करो, तो आपको ये पता चलेगा इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी अलग अलग, लेकिन जब एक साथ लेकर चलोगे जब नहीं होगी। यही तो हो रहा था यहां भी, जब हम इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेंगे तो निकल जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे, लेकिन अगर दोनों के साथ एक ही साथ करोगे तो नहीं कर पाओगे। तब क्या आएगा? तब वैल्यू साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, तब आइगन वैल्यू निकल ही नहीं पा रही। नहीं, वो सॉल्यूशन वैलिड है, ये सॉल्यूशन वैलिड है। इस वाले का मैं बताता हूं। हर पार्टिकल्स के ऊपर कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती हैं कि हम बेसिकली गलती कहां करते हैं। गलती हम ये करते हैं कि साइंस सॉल्यूशन को हम ये मान कर चल लेते हैं, गलती ये होती है कि ये केवल एक वेव को रिप्रेजेंट करता है, वो दो है ही, जब है ही नहीं एक का रिप्रेजेंटेशन दो का है। इस सॉल्यूशन को मतलब समझ रहे हो? इस सॉल्यूशन का मतलब है दो सॉल्यूशन अलग अलग हैं, इसके करस्पॉन्डिंग निकालोगे, निकल गई वैल्यू, निकाल कर देख लेना, d/dx की आइगन वैल्यू k आ जाएगी सिंपल। यहां पे निकालोगे d/dx की आइगन वैल्यू माइनस k हो जाएगी, लेकिन अगर एक साथ ऑपरेट कर दिया तो नहीं निकलेगी। नहीं, वैलिड वेव फंक्शंस हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एक चीज से नहीं करते। वैलिड वेव फंक्शंस में तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि कहां, किस रीजन में क्या कंडीशंस उस पर लग रही है।
और पता चला, तो मैं एक चीज भी पता चलती होगी, ना पता चलती तो बताऊं, जब कोई हम बैरियर लगा देते हैं तो उसके ऊपर जब वेव आती है तो एक इंसिडेंट वेव होती है, एक रिफ्लेक्टेड वेव होती है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का जो वेव फंक्शन होता है वो अलग होता है, चेंज होता है। अब आप कहने लगे कि दोनों का एक लेकर चलेंगे तो नहीं ले सकते, ट्रांसमिटेड का अलग होता है, कोफिशिएंट बदलता है, फिर उसमें भी फिर कंडीशन लग रही होती है कि एनर्जी ज्यादा है पार्टिकल की या बैरियर हाइट ज्यादा है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी सॉल्यूशन को एक तरीका से तय नहीं कर सकते, आपको पूरे प्रोस्पेक्ट्स में देखना पड़ता है पूरा वेव फंक्शन, तभी आप बता पाते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो मैं कुछ और वीडियो इसमें अपलोड कर रहा हूँ ऑपरेटर्स पे, तो कंटिन्यू इसके कंटेंट को देखते रहें और चैनल को शेयर भी करते रहें, चैनल के कंटेंट को, और इसे सब्सक्राइब भी कराते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।